मैं आशुतोष कुमार, इतिहास विभाग बीएनएम कॉलेज बड़हिया, पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के आप सभी छात्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में मैंने लगभग उस अध्याय को कंप्लीट किया है जिसमें नगर योजना, उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियां, सभ्यता का पतन और जो भी फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, उसका हमने बहुत बारीकी से आपको अध्ययन कराया। अब नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर है वेदा। वेद और इसी से वैदिक एज या वेद से वैदिक एज। हमने वेद इसलिए लिखा है कि यह वेद ही इस एज का प्रमाणिक ग्रंथ है, खास करके ऋग्वेद। और ऋग्वेद वेद के बारे में, वैदिक एज के बारे में हम आपको आज बतलाएंगे। लेकिन वैदिक एज से पहले ऑरिजिन ऑफ आर्यंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन ऑफ आर्यंस, वैदिक एज में रहने वाले जो प्रजातियां थी वो आर्यन थी। ये आर्य आए कहां से, या आर्य क्या यहीं के निवासी थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो लोग इस सप्त सैंधव प्रदेश में, ब्रह्मर्षि प्रदेश में, आर्यावर्त प्रदेश में धीरे धीरे आप पूरब की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पूरब, और उसके साथ साथ दक्षिण की ओर, कि आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वह सिंधु प्रदेश और 360 जगहों पर फैला हुआ 12 लाख से ऊपर स्क्वायर फीट का है और स्क्वायर मीटर का है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्य भी उसी के आसपास सप्त सैंधव प्रदेश, और उससे आगे जब बढ़े तो ब्रह्मावर्त, उससे जब और पूरब आए तो आर्यावर्त, इस तरह का नामकरण होता चला गया। और अंत में यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, जम्बूद्वीप, ये हमारे भारत का अंग बना। अब हम ये आर्यन आए कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस पर कोई प्रमाणिक मत अभी तक, या शार्प जिसको कहे कि सभी लोगों द्वारा मान्य मत, ऐसा कुछ नहीं अभी आया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आर्य जो थे वो इसी सप्त सैंधव प्रदेश के लोग थे। अब चाहे राजवली पांडे की बात हो या वहां ये आपको गंगाधर झा की बात हो, या संपूर्णानंद की बात हो, या बाल गंगाधर तिलक की बात हो, या गार्डन चाइल्ड की बात हो, जिस उनके सभी जो किताब है आर्यंस का, द होमलैंड ऑफ आर्यंस इनका है, द आर्यंस गार्डन चाइल्ड का है, आर्कटिक होम इन वेदास संपूर्णानंद का है, ऋग्वैदिक आर्य राहुल सांस्कृतायन का है, और जयचंद्र विद्यालंकर का की किताब भारतीय इतिहास की रूपरेखा में भी आर्य की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो हम उन चर्चाओं को और उन इतिहासकारों द्वारा विभिन्न मानदंडों पर निर्धारित आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मतों का हम थोड़ा थोड़ा उल्लेख करना चाहते हैं आपको। जैसे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों
आर्य जो है वो आर्कटिक वृत्त से आए। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के ही निवासी थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। जो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर का भी कथन है, और भी कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने यह माना है कि मध्य एशिया से आए। कुछ लोगों का कहना है कि यूराल पर्वत से अटलांटिक तक के भूभाग, मतलब यूरोप से कुछ लोगों का मत है कि ये आपको भाषाई आधार पर इंडो जर्मन, इंडो यूरोपियन क्षेत्र से यहाँ आए, मतलब माइग्रेट किए, कहीं न कहीं ये माइग्रेट करते हैं। और भी कई मत है, लेकिन भाषाई आधार पर जैसे इंडो जर्मन या इंडो यूरोपियन। अब आप देखिए कि मध्य एशिया में यह बोगाज कोई एक जगह है मध्य एशिया में। ये यहाँ पर आपको मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र का उल्लेख है, और ऋग्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें भी आपको मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख है। ये देवताओं का उल्लेख दोनों में मिलता है, और इसको प्रमाणिक मानते हैं, खास करके 1400 ईसा पूर्व में ये यहाँ थे भारत में। इसका प्रमाण इसी से, कोई बाहरी प्रदेश है, बाहरी के खंड से यहाँ आए, ये माना जाता है। आप इन सबको नोट करेंगे, और आपको हम बताते हैं कि मैक्स मुलर जब कहता है कि मध्य एशिया, काला सागर के उत्तर का मैदान, मध्य एवं पश्चिमी जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया इत्यादि आर्यों के आदि स्थान है। मतलब सारा यूरोप और मध्य एशिया इसका आदि स्थान है। ये आदि स्थान है, ऐसा मानना है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर क्या कहता है कि मध्य एशिया, काला सागर के उत्तर का मैदान, मध्य एवं पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया, ये इसके आदि स्थान है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक वृत्त इसका आदि स्थान है। ये डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश इसका आदि स्थान है। इसी को फॉलो करते हैं अविनाश चंद्र दास भी, और डॉक्टर राजवल्ली पांडे कहते हैं कि मध्य देश, मतलब भारत का जो मध्य देश है, आर्यावर्त से इधर का पोर्शन, लेफ्ट साइड का पोर्शन, मध्य देश ही भारतीयों आर्यों का आदि स्थान है। तो कुल मिलाकर हम जब देखते हैं तो इस पर एक और हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि भाषाई आधार पर हमने, या जैसे संस्कृत लिटरेचर से हमने शब्दों को लिया कि मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, या हमने जो ग्रंथ है जवेस्ता इंद्र, जो ईरान के संदर्भ में आपको बतलाता है, उसके संदर्भ में भी हम आपको थोड़ा
बतलाना चाहते हैं। और भाषा विज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि इंडो यूरोपियन आर्यों का मूल निवास स्थान है। ये डॉक्टर गाइल्स का भी कथन है कि इंडो यूरोपियन परिवार का प्राचीनतम भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हमें जिन वनस्पतियों और पशुओं का प्रमाण मिलता है वो वनस्पति और पशु भारतवर्ष में नहीं पाए जाते थे। तो भाषा भी इंडो जर्मन भाषा या इंडो यूरोपियन भाषा या भारतीय भाषा जो हम चर्चा करते हैं, तो भाषाई आधार पर रक्त की एकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फिर भी यह मानकर आपको चलना होगा कि जो बोगसकोई और एल अरमना नामक स्थानों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर आर्य इस क्षेत्र में बसे थे और मेयर महोदय इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि पामीर पठार के मूल निवासी थे। ये मेयर कहता है, मेयर महोदय कहते हैं कि पामीर पठान जो वो पामीर का ये है आपको पठार है उसके मूल निवासी थे। तो ना कहीं न कहीं हम यह प्रमाणित जिसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता हमें नहीं मिलती है। अब ऐसा भी है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और उससे पूर्व अगर आर्य आए थे यहाँ पर, तो वो या तो अनार्य थे या उनका जो कल्चर था, उनका की जो जीवन शैली थी वो अब उस आर्यों के जीवन शैली से मेल नहीं खाती है। कंक्लूडिंगली हम कह सकते हैं कि 1400 बीसी में जो लिखित बोगासकोई वाली बात हमने फिर की कि बोगासकोई 1400 बीसी इसी को अधिकतर प्रमाणित मानते हैं कि बोगासकोई 1400 बीसी में जो अभिलेख मिला है, ये अभिलेख क्योंकि हम इतिहास के निरूपण में एडिक्ट्स को सबसे प्रमाणित मानते हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 1400 बीसी में जो बोगासकोई नामक स्थान पर जो अभिलेख मिले हैं और इसमें प्रसिद्ध देवी देवताओं इंद्र वरुण नातस का जो उल्लेख है, वैदिक संस्कृत की जो प्राचीनता निर्धारित है उस पर हम चले जाएं तो ये लोग मध्य एशिया अथवा दक्षिणी रूस से कहीं न कहीं आए हैं। फिर भी जो भी हो, इन समूहों में से एक व अधिक औरों से अलग होकर भारत की ओर चले। यथा समय उनमें से कुछ ईरान कहे जाने वाले प्रदेश में बस गए और उन्होंने उस संस्कृति को जन्म दिया जिससे के स्पष्ट चिन्ह उनके वंशजों आधुनिक ईरानियों में पाए जाते हैं। शेष जातियों ने हिंदू कुश पार किया और द्रविड़ों को निकालकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। एक मत ये भी है। अंत में कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य भारतीय मूल के थे। इनमें से ही कुछ वर्गों ने भारत से निकलकर धीरे धीरे एशिया और यूरोप के कुछ देशों में प्रवेश किया और अपनी भाषा लाती, परंतु सभी मत तर्क संगत नहीं है। सभी मत का जब हम विश्लेषण करते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी हमको लगता है ऐसा विभिन्न इतिहासकारों के मतों के अनुसार कि ये लोग माइग्रेट किए हैं और ये माइग्रेट करके चूंकि जर्मन में भी, ऑस्ट्रिया में भी, हंगरी में भी हम आज भी तादात्म्य कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं आर्यों से, रूस के भी कुछ क्षेत्र में भी। तो
भारत और यूरोप दोनों में जहां भी इनका मूल स्थान रहा हो, वहां से ये सब जगह माइग्रेट किया, इवन ईरान तक। और वहां जो हमको संस्कृत का जो ग्रंथ, दो ग्रंथ का नाम आता है, एक है आपको जवेस्ता और दूसरा खैर वो ये जवेस्ता वाला ग्रंथ है। और दूसरा ये लोग भारत और यूरोप दोनों क्षेत्रों में रहे थे, माइग्रेट करके आए। जैसे कुछ भाषा वैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि संस्कृत में हम मातृ पितृ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर फादर बोलते हैं, जर्मन में मटेर फटेर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसमें ग्रीक में पटेर मेटेर बोलते हैं, जर्मनी के वटेर मुटेर मिलते हैं। तो ये सब जो कॉमन प्रोनाउंसिएशन है वो माता पिता को ये करते हैं। तो इनकी प्रजातियां निश्चित रूप से, मतलब इनके प्रजातियों के बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी स्वतंत्र उपजाति थी जो सेमेटिक, निग्रोइड और मंगोलियन से भिन्न थी। अपनी प्रजाति थी जो सेमेटिक या मंगोलियन से या निग्रोइड से भिन्न थी। और ये यूरोप से यहाँ आए भारत में, या भारतीय यूराल पर्वत से आए, या रूस से आए, या माइग्रेट किए जहां से भी। तो इनके आदि स्थान पर कोई सर्वमान्य मत हम है नहीं। और सौभाग्य से हम लोग भी आर्यन अपने को मानते हैं, जर्मन वाले भी आर्यन मानते हैं। तो इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन भाषाई आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके आधार पर, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, लंबे चौड़े होना, नाक लंबा होना, रंग गोरा होना, तो ये आर्यंस का, ये रेस का ये क्वालिटी है। तो हम मान सकते हैं कि कहीं न कहीं मध्य एशिया और यूरोप के आसपास के का क्षेत्र इनका आदि स्थान रहा है, ये ओरिजिन है। और जैसे ही चूंकि वैदिक एज प्रारंभ करने से पहले, वैदिक काल प्रारंभ करने से पहले, इसके जो वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव मानव है, उस मानव के ओरिजिन के बारे में हमने आपसे बात की। कल नेक्स्ट क्लास में हम वेद स्टार्ट करेंगे, वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धन्यवाद।